सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज आपको नवाज़ शरीफ के बारे में एक बड़ी अहम बात बताएँगे, मगर उससे पहले 1-2 कमेंट्स हैं, उनके जवाबात देने मेरा ख़्याल वो भी ज़रूरी। एक साहब ने तो ये लिखा कि ये लोग जो हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, अगर आपको किसी का प्रोग्राम पसंद नहीं आया, तो उसमें जनाब ये लोग आपको कहाँ से मिल जाते हैं, इतराज़ात एक आधा बंदा कर देता है। मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया हुआ था, जो स्टूडियो का था, और हमने ये कहा था कि अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें आजकल जंग के दिन, ये जंग के दिनों में, तो आप हमें कॉल कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कोई मैसेज किया हो कि हम आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। बाहर बैठ के बातें करनी तो बड़ी आसान होती हैं, जब कहा जाए कि आइए जी अपने ख़्यालात का इज़हार करें, उस वक़्त फिर आप प्रोग्राम भी नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अगर प्रोग्राम पसंद ना आए, तो उसमें ये नहीं कहते कि ये बंदे कहाँ से ले आते हैं, आप ऐसे कहिए जी हमें ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, क्योंकि जो भी हमारी टीम है वो ज़बरदस्त है, और आप सबको हम खुश नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश तो होती है, मगर अक्सर लोग तो बड़े खुश रहते हैं, एक चंद एक जो है वो नहीं खुश होते, तो उसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं। फिर कोई 1-2 ऐसे भी है जो हसद की बीमारी में मुब्तला है। जैसे-जैसे चैनल तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे लोग जो है ए, चंद एक ऐसे भी हैं जो खुद तो इस काबिल नहीं थे, और वो समझते थे कि हम इस काबिल हैं, मगर ज़िंदगी में ना वो कुछ कर सके, वो फिर फ़ुज़ूल में हमारा वक़्त ज़ाया करते हैं, और अपना तो उनका वक़्त बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए ज़्यादा हम गौर नहीं करते उनकी बातों। अच्छा जी, एक और कमेंट्स था, वो ये था कि जी कल आपने ये कहा था जंग के बारे में, आज ये हालात हुए, तो जंग जो होती है उसका किसी को भी पता नहीं होता कि आने वाले वक़्त में क्या तब्दीली आ जाए। अब आपको पता था कि आज जंग बंद हो जाएगी, किसी के ज़हन में था कि जैसे सुबह हमले हो रहे थे, पाकिस्तान ने सुबह से हिंदुस्तान में, भारत में जिस तरह तबाही मचाई हुई थी, तो किसी के ख़्याल में था कि फ़ौरी तौर पे आपको खबर हम दे देंगे कि जंग बंद होगी। इसीलिए कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, पता ही नहीं होता जायज़ और नाजायज़ क्या चल रहा होता है। बहुत से लोग जो है उन्होंने चैनल की तारीफ़ की, हमारे प्रोग्रामों की भी, और उन्होंने कहा आप बड़ी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बड़ी तादाद है। आप कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हैं सबके, कोई एक आधा होगा, और कोई 1-2 ऐसे होंगे जो पता नहीं किसी वजह से, मज़हबी नफ़रत की वजह से कमेंट्स जो हैं वो अजीबो-गरीब लिख जाते हैं, मगर उनकी अहमियत नहीं, क्योंकि हमारी टीम उन्हें डिलीट कर देती है, और बाद में मेरा ख़्याल है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम खुद भी नहीं पढ़ते पूरा, हमें पहले जब शुरू ही देखते हैं कि गलत लिखा हुआ है, उसी वक़्त ही उसे डिलीट कर देते। कई लोग हैं वो बहुत मज़हबी बनते हैं, ये कोई मज़हबी चैनल नहीं है हमारा, हमारा प्राइवेट चैनल है, और हमें डिक्टेट ना किया करें, ये भी मैं आपको बता दूँ। हम आज़ाद हैं और अपने फ़ैसले हम चैनल के खुद करते हैं, हमें हिदायत ना दिया करें, ऐसे भी कमेंट्स जो होते हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं, और उनकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई भी नहीं पढ़ता उनको। जैसे ही आप कमेंट्स करते हैं, हम वो डिलीट कर देते हैं। ये चैनल आप सबका है, ये ना सोचा करें कि ये फ़लाँ फ़िरका है, ये फ़लाँ मज़हब, हर उस मज़लूम के लिए हम आवाज़ उठाते हैं जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा होता है। तो हर चीज़ को मज़हब में ना लेके आया करें, कई दफ़ा मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की है। इतने आप हाजी कुदरतुल्लाह है, तो मेरा ख़्याल फिर ना ही देखें हमारा चैनल, कोई और देख लिया करे, लेकिन हमें कोई ऑर्डर ना किया करे। हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहते हैं, और ऐसे लोगों को हम फिर ब्लॉक भी कर देते हैं, जो भी हमें कोई इस तरह का अब मैं वो अल्फ़ाज़ नहीं बोलना चाहता। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि मैं कहीं ट्रैवल करूँ तो मैं सिंगल टिकट लेके जाता हूँ, वापसी की उसी वक़्त लेता हूँ जब मेरा मूड बने। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हाँ, अखलाकी तौर पे आप अच्छे तरीके से कोई मशवरा दें तो वेलकम है, मगर आपका तरीका ठीक होना चाहिए। आज मैं देख रहा था, थोड़ा-सा अब सियासी गुफ्तगू कर लें। कितने दिनों से पाकिस्तान का जो इंडिया का जंग का माहौल आप देख रहे थे, और नवाज़ शरीफ नहीं बोल रहा था। नवाज़ शरीफ की खामोशी पे बेशुमार सवालात थे,
कोई इंडियन फिल्म की मिसाल दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। मगर जो दिलचस्प चीज़ आज सामने आई वो समी इब्राहिम साहब की। उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ जो है ना वो मोदी के खिलाफ एक बयान दे दे तो मैं 10 लाख रुपए उसे या आपको इनाम दूंगा जो प्रोग्राम कर रहा था। मेरा हाल उसी को देंगे जो प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा, अब नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल खामोश। जहाँ पे भी उसको पूछा गया और बगैर जवाब दिए वो गाड़ी में बैठ गया। मरियम, उसने भी खुलकर कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ, वो भी इसी तरह के हालात में रहा। शरीफ फैमिली, क्या वजह थी कि ये खुलकर मोदी के सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि इनकी दोस्ती है और आप सबको पता है नवाज शरीफ का बिजनेस है वहाँ पे। और जो असल बात है, बेगुनाह लोगों को तो पकड़ा हुआ है। हमारे जिन लोगों ने भी पकड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर वॉल्यूम 10 में आपको कई चीज़ें ऐसी मिलती है जो आपको बता सकती है कि ये लोग क्यों नहीं बोलते। 10 लाख रुपए बड़ी रकम थी, मगर नवाज शरीफ ने आज चुप का रोज़ा तोड़ा और कहा जी बहुत अच्छी बात हुई है कि ये जो आपस में सुलह सफाई के साथ ये जंग ख़त्म हो गई है। सुलह सफाई ये हुई है जी कि 50-60 लोग हमारे जो है वो मर गए हैं, बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है। और उसके बाद ये है कि जंग जो है वो सुलह सफाई के साथ ख़त्म होगी। एक पायलट हमने पकड़ी हुई है, वो टिकटॉक वालों का मेरा ख्याल शुगर मुगर लगा हुआ है। वही चंद दिनों में चली जाएगी। जब ज़ाहिर है जंग बंद होगी, उसके बाद जंगी कैदी जो है वो वापस अपने अपने मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। कोई सारी ज़िंदगी तो उन्होंने यहाँ नहीं रहना होता। कोई उनसे पूछ गिछ होती है, कोई जो भी राज होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन आफरीन है इस ख़ानदान के ऊपर, ये अगर इतने मुखलस अपने वतन के साथ होते, पाकिस्तान के साथ, तो आज कौम कहीं के कहीं पहुँच चुकी होती। आज पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर होते। जो हमारे लोग थे उनको एक अच्छी सेहत मिल रही होती, क्योंकि 40 साल से यही ख़ानदान इक़्तिदार में है। उनको एक अच्छी तालीम मिल रही होती और कोई अच्छे माहौल में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर आपने जो हालात देखे हमारे, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वो ड्रोन जी उठा के लेके जा रहे थे। जब आपके पास शऊर नहीं, जब आपके पास तालीम नहीं, जबकि आपके पास अक्ल नहीं, तो फिर आप इसी तरह के काम करते हैं कि उस चीज़ का मजाक बना लेते हैं। अगर यही चीज़ें यूरोप में कोई चीज़ गिरती तो आपको पता है कि कोई भी यूरोपियन जो है वो पास ना जाता, नज़दीक ना जाता। वो उन इदारों को फ़ोन करते जिनकी ये जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है सुलझे हुए हैं, इनको समझ है, इनको अक्ल है, शऊर है, और यही वजह है कि यूरोप ने तरक्की की। हमारी कोई भी चीज़ होगी वो हम देखेंगे कि ये जहालत की वजह से, तो हम वहाँ पे बड़े खुश होते हैं कि इन लोगों को हम कैसे ठीक कर सकते। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे हुक्मरान, हमने ठीक है सुलह कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर मैं अपनी पाक फ़ौज को भी ये कहूँगा कि इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है और एक बड़ा कदम आप उठाएं, तमाम सियासी कैदियों को रहा करें, जो झूठे मुकदमात बने हुए हैं उन्हें फारग करें, पाकिस्तान में एक इलेक्शन का बाकायदा तौर पर ऐलान करें, और जिन लोगों के ऊपर भी ये लूट मार के केस है उनका भी बाकायदा तौर पर अदलिया से कहे कि इंसाफ के साथ फैसले करे। वो तमाम चीज़ें जो आपने अपने कंट्रोल में की हुई हैं वो वापस पार्लियामेंट को करें, अदालतों के जो हकूक़ हैं अदालतों को वापस करें, और जो भी आप देखते हैं कि आपके लिए बेहतर है कि जहाँ पे जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी दे। वजह मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हौसले से और सब्र के साथ एक ऐसा फैसला जो मैंने बताया करने के बाद कौम जो है वो हमेशा के लिए आपको इज़्ज़त देगी, जिस तरह पहले हमारी पाक फ़ौज की इज़्ज़त थी। और अब आपके पास एक ज़बरदस्त सुनहरी मौका है, इससे फ़ायदा उठाएँ। जो भी लोग हमारे हैं अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलस होके वो पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे। जो भी लूट मार का पैसा लेके गए हुए हैं दूसरे ममालिक में, उसको वापस लेके आए, अपने मुल्क में लगाएँ, अपने मुल्क में कारोबार करें। और जो भी ऐसे कवानीन है, अभी आपने देखा
एक पायलट क्रिश्चियन, वो बड़ी बहादुरी के साथ जो उसके कारनामे हैं वो आप सबको पता चल चुका होगा। जो अक़लियत वहाँ पे रहते हैं उनकी भी इज़्ज़त करनी सीखे और ऐसे तमाम पाकिस्तान से कवानीन ख़त्म करने की कोशिश करे जो मज़हबी नफ़रत का बायस बनते हैं। हमें एक कौम बनना होगा, हमें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी और उसी में आपकी सबकी भलाई है। जो हमारे हमसाये ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छे रखने होंगे, उनके साथ जो भी तिजारत है वो करनी होगी, बजाय इसके कि आप कहीं दूर से चीज़ें मंगवाएँ। अपने हमसाये ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखें और जो भी वहाँ में एक दूसरे के ममालिक में आसानी के साथ आना जाने का जो भी बंदोबस्त है, वीज़े वगैरह जो भी है, उसमें आसानी पैदा करें। नफ़रत ख़त्म करें, हिंदुस्तान को भी चाहिए। जंग में हार जीत नहीं होती, क्योंकि आपके सामने ही है। अगर पाकिस्तान के 50 लोग शहीद हुए तो 30-40 उनके भी मारे गए। इंसान की ज़िंदगी एक भी बहुत कीमती है और जब तक आप इंसान की ज़िंदगी की अहमियत को नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक मेरा ख़्याल ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना इंडिया तरक्की कर सकता है। इसमें लोग इस वक़्त सोच रहे हैं शायद पाकिस्तान जीत गया, मगर अभी आपको पता नहीं कि जो इंडिया, इसराइल और अमेरिका है, ये बहुत मकार लोग हैं, मकार मुल्क हैं। इनसे पाकिस्तान को बड़ी एहतियात के साथ चलना होगा। देखिए, वही हाल है कि सुलह सफ़ाई के साथ अगर कोई ऐसे मुआहदे हो जाते हैं, तो उसी के ज़रिए आप बेहतर ज़िंदगी बन गुज़ार सकते हैं, अपनी आवाम को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। सियासत को थोड़ा अपने को भी साफ़-सुथरा करें, पाक-साफ़ करें, अपनी खुराक को भी बेहतर करें। ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ये अमन के लिए है। लड़ाई में आपने देख लिया क्या मिला, नुकसान ये बता रहे हैं कि इतने बिलियन का इंडिया का हो गया, तो पाकिस्तान का भी तो हुआ ना। मुसाफिर रुल के, जहाज़ बंद हो गए, कितना नुकसान हुआ। ये मुख्तसर सा मैसेज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, आके और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में और लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं प्रोग्रामों की, बहुत शुक्रिया। मैंने कल कॉमर्स पढ़े थे और मैंने अपने ब्यूरो चीफ को भी भिजवाए थे। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हालात है, रात को कुछ अमन नज़र आया वहाँ जहाँ पे इत्तला मिल रही थी कि कोई गोलाबारी हो रही है, कोई मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, कोई ड्रोन छोड़े जा रहे हैं? जी, ये सिलसिला तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे तक जारी रहा है और उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक गया था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की थी तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि जी पाकिस्तान अब सीज़फायर की तरफ आएगा और हम भी जंग नहीं चाहते। तो उन्होंने आज बाकायदा तौर पे यौम तशक्कुर का ऐलान किया था कि आज सारी कौम जो है यौम तशक्कुर मनाएगी। तो इसलिए काफ़ी देर तक रात को लोग जो है वो आपस में मिठाइयाँ तक़सीम करते रहे हैं, जश्न मनाते रहे हैं, खुशी मनाते रहे हैं। तो 12 साढ़े 12 के बाद हमें रिपोर्टर किसी भी जगह से ऐसे वाक़ई रिपोर्ट नहीं मिली कि फायरिंग हुई है। लेकिन उससे पहले जो वाक़या थे उसमें ये पता लगा था कि तकरीबन कोई एक जम्मू कश्मीर साइड पे, शकरगढ़ साइड पे, पेशावर, कराची में ड्रोन ने जो है परवाज़ें की हैं, कई जगह पे मार भी कराया था। जी। अच्छा, ये भी इत्तला है कि ये 12 तारीख के बाद दोबारा ना हालात ख़राब हो जाए, लोग इस बारे में बातचीत कोई कर रहे हैं? जी, अभी तक जो है वो अमेरिका ने जो सारसी का किरदार अदा किया है, तो उन्होंने सख्ती के साथ लोगों को पाबंद किया है कि वो बिल्कुल भी अब जंग की तरफ नहीं आएँगे, बल्कि टेबल पर बैठ के इस मामले का हल करेंगे। इस पर दोनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा हैं और जो उनकी टीम है, वो इस बात पर राज़ी हो गई है कि हम जो है जंग की तरफ नहीं जाएँगे, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। तो हम जो है ज़रूर ये इसको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल करेंगे और जो भी हमारे आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है अब कि अमेरिका की सालसी और पाकिस्तान की जो बेशतरी अमली है, उम्मीद की जा रही है कि दोबारा जो है ये जंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पायलट ख़तून पकड़ी हुई है, किस इलाके से ये पकड़ी गई थी, है आपके इल्म में? कि ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर ये उस इलाके में जो दरअंदाजी करते हुए ये जो इनका जहाज़ था मिग-29 वहाँ पर से दाखिल हुआ था, तो वहाँ पर ये पकड़ी गई थी उस इलाके से। तो उसके बाद इसको अपना कस्टडी में लेकर जो है वो हसास अदालत की तहवील में दे दिया गया। तो आज ये उस वक़्त से जो है वो हसास अदालत की तहवील में।
सर ये बताइए कि पाकिस्तानी अवाम अब खुश है अपनी फ़ौज से भी, अपने लोगों से भी कि एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है और पाकिस्तानी कौम का मोराल जो है वो भी इसी तरह ही हाई है जिस तरह के पाक फ़ौज का मोराल हाई है। क्योंकि पाक फ़ौज को पाकिस्तान की और अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है और अवाम को पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसका एक बुलंद जो हौसला और अज़म चाहिए होता है। तो इस दोनों का साथ जो है वो बराबर ही है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो कौम है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जश्न का जो जो है एक मनाया गया इसके अंदर और इस तरह खुशी का इजहार किया उन्होंने कि जैसे कि बहुत बड़ा एक वाक़या हो गया। और आपको पहले भी इस बात का इल्म है कि जब भी इंडिया के साथ जंग होती है या इंडिया के साथ मैच होता है तो सारी कौम एक ही जगह पे यकजा हो जाती है। तो सारी कौम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इस बात में खुशी थी कि पाकिस्तान ने जो 4 घंटे शदीद गोलाबारी की है उसके साथ जो इंडिया के एयर बेसिस और उनका जो हेडक्वार्टर उसको तबाह किया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी कौम जो है वो शदीद जो है वो उसमें एक खुशी की एक लहर पाई जा रही थी कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत अच्छा काम किया और हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। इसी तरह पाकिस्तानी फौज जो है उसका भी मोराल बहुत ज्यादा हाई था कि हमारे रवायती दुश्मन ने जब हम पर हमला किया है और हमें जो हमारी टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है या हमें नीचे दिखाने की कोशिश की है तो फिर जवाब दिया गया है। तो इसके अंदर इस वक्त जो है मोराल दोनों पाकिस्तानी कौम का भी फौज का बहुत ज्यादा हाई। सर एक तस्वीर चल रही इस वक्त, एक पायलट है और ये जनाब क्रिश्चियन है, बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने मुल्क का। और अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो अक़लीतों के साथ सलूक किया जाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, ये वीडियो सामने आती है तो हिब्बे वतनी के बारे में मेरा ख्याल कोई सवाल फिर करना वैसे ही मुनासिब नहीं। बताएंगे इस वक्त काफ़ी लोग खुश है इस हीरो की वजह से भी? जी बिल्कुल, ये ग्रुप ये इनका नाम है कामरान मसीह और ये मसीही कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं। ग्रुप कैप्टन है और ये अपनी जो है वो टीम के साथ जो है एयरबेस हलवाड़ा की तरफ इन्होंने जो है वहाँ पे पेशकदमी की थी और बड़ी कामयाबी के साथ और मुस्तैदी के साथ इन्होंने हलवाड़ा एयरबेस को तबाह किया है। वहाँ पर जो एयर सिस्टम लगा हुआ था उसको भी तबाह किया है। एयरफोर्स सिस्टम जो कि रशिया की तरफ से बहुत एक बड़ा सिस्टम जिसे कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको तबाह किया गया था और ये बाकायदा उसको तबाह करके और अपना मिशन मुकम्मल करके तो फिर ये खैर आफियत से वापस पहुंचे थे। तो बहुत खुशी का इजहार किया गया है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिली तशक्कुर बनाया है कि हमारी कम्युनिटी के जो अफराद थे ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह उन्होंने अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत को पेश किया है। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जिस तरह के कवानीन हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में रखा जाता है, बड़ी तादाद में अहमदी इस वक्त जेलों में हैं और एक की मौत की खबर भी मिली है। थोड़ी सी तफसील बताएंगे सर? जी बिल्कुल, ये जो आपसे कुछ अर्सा कबल कराची में जो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो वाकयात हुए थे जहां पर इनको नमाज जुमा की अदायगी जो है उससे रोका गया था तो उस अदायगी के बाद वहां पर जो है एक दो अफराद जो है उनको जो गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया था। तो उनमें एक डॉक्टर ताहिर महमूद साहब थे जो कि कादियानी कम्युनिटी के जो वो नमाज जुमा की अदायगी के वक्त वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो उनके मतलब ये इतलात मिली थी कि वो जेल के अंदर जो है वो तबीयत नासाज होने से वफात पा गई, उनका इंतकाल हो गया। वो जो है वो अपने आप को जानवर नहीं कर सके। डॉक्टर के पास उनको हॉस्पिटल में उनकी जेल के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया लेकिन वो वहां पर उनकी वफात हो गई। तो इनका तलक जो था वो कादियानी कम्युनिटी के साथ था और इनको कुछ अर्सा कबल आज से कुछ दिन में 1 से 1.5 माह कबल नमाज जुमा की अदायगी जो है वो हो रही थी। तो उस वक्त जो टीएलपी की और पुलिस के अफराद थे उन्होंने वहां पर जाके इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद इनके ऊपर 298C की FIR दर्ज की गई। सर बड़ी तादाद में अभी भी मुख्तलिफ जेलों में पाकिस्तान की जो है अहमदी जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार किए हो, इनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है? जी बिल्कुल, जो है वो सबसे बड़ी जो वजह है ये है कि इनके ऊपर जो दफात लगती है 298C और 298B और 295A, ये जो मजहबी तौहीन मजहब की और तौहीन जो है आप रसालत की जो दफात लगती है इसके ऊपर कोई भी जज साहबान का वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो या वो अपना हाई कोर्ट का जज हो वो इतनी जल्दी बेल नहीं लेता। उसको पता होता है कि मेरे खिलाफ जो है बाहर नारेबाजी शुरू हो जाएगी, टीएलपी के खिलाफ मेरे मेरे जो टीएलपी के अफराद हैं वो मेरे खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर देंगे, मुझे थ्रेट करेंगे
मुझे बदनाम करेंगे, मुझे धमकियां देंगे कि आप जो है वो कादियानी को स्पेयर करते हैं, उनको मौका देते हैं, आप उनके साथ ताउन करते हैं। तो इस वजह से 90% जो 10% 90% जो अफराद है वो इस केस को सुनते ही नहीं, वो कोशिश करते हैं कि तारीख डाल के इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। कोई 10% अफराद होते हैं कि अगर कोई इसमें से केस को सुन ले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या कोई हाईकोर्ट का कोई दूसरा जज, तो फिर आपकी प्रोसीडिंग जो है वो आगे चलती है। पता ये लगता है कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें तारीख में तारीख या अगली तारीख डाल दी जाती है जज साहब पर, थ्रेट की वजह से अपने आप को बचाने की खातिर ये जो है इस मामला की तरफ तवज्जो नहीं देते। अच्छा, हमारे पास इतला है कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुख्तलिफ जेलों में अहमदी भी गिरफ्तार हैं वहाँ पे, और दूसरे लोग भी गिरफ्तार हैं, और कई लोग सवालात उठाते हैं कि ये मुहिब वतन नहीं है। सर, आप ये बता सकते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो अहमदी है, वहाँ पे इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ये मुहिब वतन नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये जो ड्रोन के वाकयात हैं, ये जो रिसेंटली ये पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की तरफ से ये हमला किया गया था, मैं आपको एक रिसेंटली बता देता हूँ कि हैदराबाद के अंदर बुलारी एयर बेस है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ था। तो वहां ड्रोन अटैक के अंदर जो है उस्मान यूसुफ साहब जो स्क्वाड्रन लीडर है वो ड्रोन अटैक के अंदर शहीद हो गए थे। और आपको मैं ये बताता चलूं कि उस्मान यूसुफ जो स्क्वाड्रन लीडर है उनका तल्लुक भी कादियानी जमात के साथ है, और वो तल्लुक कादियानी कम्युनिटी के साथ है। जिस तरह आपको ये बताया गया है कि मसीही जो है उनका भी ये जो ग्रुप कैप्टन थे कामरान मसीह, उन्होंने बड़ा अच्छा शानदार जो है वो अपना जो मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान की जो हलवाड़ा बेस है उसको तबाह किया। इसी तरह उस बेस के ऊपर जब ये हमला किया गया ड्रोन का, तो वहां पर अपने जहाजों को बचाते हुए ये जो स्क्वाड्रन लीडर है उस्मान यूसुफ साहब ये शहीद हो गए। तो इनका तल्लुक कादियानी कम्युनिटी के साथ है। तो इनकी वफादारी देख लें। इससे पहले भी जो वाकयात होते हैं, तो जो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, खास क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों या कादियानी कम्युनिटी के हों या सिख कम्युनिटी के हों, वो अपनी अपनी खिदमात मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते से अपने आप को पेश करते हैं। उस वक्त उनका मजहब नहीं देखा जाता, उस वक्त उनकी मुहिब वतनी देखी जाती है कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने लायल है अपने मुल्क के साथ। सर, एक इतला है, असल में जंग में इतने हम मसरूफ थे क्योंकि ज़ाहिर है लोग प्रोग्राम में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फिर कोई ऐसा वाकया पेश आया कि कब्रिस्तान है वहाँ पे कोई नुकसान पहुंचाया गया है, कोई 2 दिन पहले की बात? जी बिल्कुल, ये खुशाब में वाकया पेश आया था। खुशाब का गांव, खुशाब जिला खुशाब के गांव है रोडा, वहां पर कादियानी कम्युनिटी का एक बड़ा कब्रिस्तान था। तो 9 और 10 मई की दरमियानी रात टीएलपी के जो टेररिस्ट अफराद हैं और उन्होंने इंतजामिया जो लोकल है उसके साथ मिलके जो कब्रिस्तान है वहां पे 100 से ज्यादा जो कादियानी कम्युनिटी की जो कमरे हैं उनको मसमार किया है, उनको तोड़ा है, उनके कदमे तोड़ दिए हैं, उनके जो साइडर थी उनको पर जो मेन कमरे हैं उनकी बेहुरमदी की गई है। तो ये जो तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा ये सारा वाकया चलता है। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पुलिस ने और टीएलपी के जो टेररिस्ट अफराद है इन लोगों ने मिलकर ये सारा वाकया यहाँ पे किया है, और जिला खुशाब का ये इलाका था। लेकिन ये बताइए कब्रिस्तान, वजह इसमें क्या बताई गई? वजह ये बताई गई है कि ये कादियानी कम्युनिटी का कब्रिस्तान है और कतबों के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है जो कि शायर इस्लाम के खिलाफ है। इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, नीचे कलमा लिखा हुआ है, कोई आयत लिखी हुई है जो कि इस्लाम के शायर के खिलाफ है, जिससे इस्लाम की तौहीन होती है। लिहाजा इसको फिलफौर इसको गिराया जाए, तोड़ा जाए, ताकि इस्लाम जो है वो खतरे में है। तो इसके गिराने के बाद जो इस्लाम को वापस मिलेगा वो हम इसके जिम्मेदार हैं। तो इसी एक बेस के ऊपर जो है ये सारे कस्बों को तोड़ा गया पुलिस के साथ मिलकर। जी, ये जो तरीके आप बता रहे हैं, इन्हीं तरीकों में तो हमारे इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं थे। तो बजाय इस तरह तवज्जो देने के कि अपने मुल्क के दफा के लिए कोई दुआएं करें, कुछ ऐसा काम करें, तो इनको क्या और कोई वक्त नहीं मिला? इन्हीं दिनों में ये सब कुछ करना था। जी बिल्कुल, देख लें जब सारी दुनिया में एक ही बात चल रही थी कि 8 और 9 मई को और 9 और 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो रात की तरीके में शाबखून मारा और हमला किया, तो सारी कौम यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी पासपोर्ट के साथ। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर ये जो मजहबी जमात है टीएलपी, ये अपने मजमूम राइम के साथ जिस तरह पहले गुज़श्ता कुछ हफ्ते के साथ कादियानी कम्युनिटी के साथ सलूक करते हुए उनकी इबादत गाहों को मीनार मेहराब गिरा रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसी का ये शाखसाना था।
कि उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, हम यकजहती का सलूक करते हुए पाक फौज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें। वो बस इस चीज के कि मुल्क की हमदर्दी में या पाक फौज की हमदर्दी में कोई बात करते और पुलिस के साथ मिलकर तो कादियानी कम्युनिटी की जो कब्रस्तान है रात की तारीखी में उसके कदमे के तोड़ने की तरफ लगे रहे, ताकि इनकी तरफ से जो खतरात है वो दूर किए जाए। मुल्क जो है वो तो चलते रहेगा। ये इनकी सोच का एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, जब अदालतों में इंसाफ ना मिले, बेगुनाह लोगों को आप जेलों में बंद करें, फिर हमारी जेलों में क्या, हमारे तो वैसे ही मेडिकल सहूलत वहाँ पे बाहर नहीं मिलती। और जिस तरह ये रमज़ान में गिरफ्तारी हुई थी जिस अहमदी की हम बात कर रहे हैं कराची में, और इनकी वीडियो भी मंजर आम पे शायद आई थी, और इनकी वफात हुई है जेल में। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप देखें कि कब्रिस्तान है, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, दूसरी तरफ देखें कि क्रिश्चियन हैं, अहमदी हैं, वहाँ पे पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना वो मिलकर मुल्क जो है उसकी सलामती के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ से आप खुद अदल से काम लें और कॉमर्स में लिखें कि कौन सा रास्ता ठीक है। मुल्क की सलामती ज़रूरी है या जो मुर्दे हैं, एक सवाल है कि पुराने कब्रिस्तान बने हुए हैं या जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी तकलीफ़ दी जा रही है, जो ज़िंदा है उनको भी तकलीफ़ दी जा रही है। ये कौन सा इस्लाम है? ज़रा मुझे लिखिए कौन सा इस्लाम है। जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो कमेंट्स में लिखें कि कहाँ पे कोई ऐसी मिसाल दें, कोई सहाबा की या कोई ऐसी इस्लामी तारीख की कि ऐसे काम किए गए हों। बेवतनी के जहाँ तक आपको मेरा ख़्याल है, इस पर मैंने कई प्रोग्राम किए, चाहे क्रिश्चियन बरादरी है, चाहे अहमदी हैं, आप देख लें 1965 की तारीख देख लें, 71 की जंग देख लें, कोई भी देख लें, वहाँ पे अहमदी जर्नैलों के नाम जब आपको मिलेंगे। अब तो वो किताबों में हिस्ट्री से मिटा दिए गए, मगर जो लोग शऊर रखते हैं, जिनमें कोई थोड़ी अक्ल समझ है, वो मेरा ख़्याल है इससे इनकार नहीं करेंगे। बेगुनाह लोगों को वहाँ पे जेलों में रखना, और जज इतने मजबूर हैं कि उनकी ज़मानतें नहीं ले सकते। मुझे आज भी कहीं से इत्तला मिली है कि वहाँ पे सिंध के इलाके में बेगुनाह अहमदी जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं और किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं। ये मैं आपको बता दूँ। और जो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, जो कातिल है, मुजरिम है, जो मुल्क के दुश्मन है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मैं बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा कि देखें, आज फ़ौज ने जो काम किया, लोगों के दिल जीत लिए, मगर ये कमज़ोरियाँ जो हैं इन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास ताकत है। एक उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़िया-उल हक ने ऐसे ऑर्डिनेंस बनाए थे जिसने आज कौम को जिस हालत में पहुँचा दिया आप सबके सामने। और आपने देखा उसके बाद लोगों में नफ़रत किस तरह पाई जाती है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, अदालतें बेबस है। ऐसे तमाम ऑर्डिनेंस आपके इख्तियार में है कि वो ख़त्म करे। और अगर आप हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं तो तहरीक लबैक या जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनका मुकाबला हमारी फ़ौज नहीं कर सकती। हमारी फ़ौज कर सकती है। हमें अपने अंदर जो सबसे पहले मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देनी होगी, फिर ही हम सब एक कौम बन सकते हैं। और ऐसे तमाम बेगुनाह लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, अहमदी हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे लोग हैं, फ़ौरी तौर पर उनको जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के चक्कर में जेलों में उन्हें रहा किया जाए। हमारे जज जो हैं उन्हें भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। आपने अल्लाह को जवाब देना है, इन बंदों को जवाब नहीं देना आपने। और ऐसी जो भी अदालतें हैं उन्हें, हमारी पाक फ़ौज को चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ दे और उन्हें कहे कि इंसाफ के फ़ैसले करें। अगर आप ये कहते हैं कि एक सिविल का केस जो है वो मिलिट्री की अदालत में जा सकता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, हमारी अदालतें बेबस हैं, हमारे सियासतदान जो हैं उनकी हालत भी आपने देख ली है, लेकिन अवाम जो है वो आज आपके साथ है, और अवाम आपके साथ और भी मोहब्बत करेगी जब आप बेगुनाह सियासी कैदी जो है सबको रहा करें। मैं इमरान खान जो भी वहाँ पे 9 मई के वाक़यात है, बहुत हो गया, बहुत हमारा दुनिया ने तमाशा देख लिया। लेकिन आज आपको ये एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे अवाम के दिल जीत लेंगे। जो दूरियां पड़ चुकी हैं वो भी नज़दीकियों में आ जाएंगी।
ये जनाब आज का प्रोग्राम था और मैंने जैसे शुरू में कहा कि लोग प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक दादा होता है हसद में ज़ाहिर है उसके लिए भी दुआ कर दिया करें। अब मैं उसको जहन्नम से तो नहीं हसद की से निकाल सकता, कैसे निकाल सकता? मैं तो प्रोग्राम करता रहूँगा क्योंकि ये चैनल हमने बनाया वो आपका चैनल है। कभी हमें किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, कभी किसी तरीके से, तो हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। हम सच और हक की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे और जो लोग इस ख़्वाब में हैं कि शायद हम किसी न किसी तरह इन्हें ब्लैकमेल करेंगे, वो मेरा ख़्याल है कि शर्मिंदा रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है जनाब अब्दुल बासित साहब जर्मनी से और इनका तल्लक भी एयर फ़ोर्स से है। मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स के इस वक़्त चर्चे हैं और जो ब्रिटिश है वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, हत्ता कि इंडियन भी मजबूर है कि पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स की तारीफ़ करने के लिए। तो वासिफ साहब से पूछेंगे, वैसे तो शुरू से ही एयर फ़ोर्स के बड़े-बड़े नाम आपको याद होंगे। वासिफ भाई ये पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने जो अभी कमाल किया, आप सोच सकते थे कि इस तरह एकदम जो बाज़ी है वो पलट जाएगी? हाँ जी, ये असल में पाकिस्तान एयर फोर्स जो है ये शुरू से ही जो है इसकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ही नहीं होते कि उसको हम ज़ाया करने के मुतहम्मल हो सके। मुझे याद है कि जब मैं 1991 में यूके में आया एक कोर्स करने के लिए, तो वहाँ के जो उनके एयर फोर्स के साथ, तो वहाँ उनके जो थे मेरे टीचर जो थे, उन्होंने यही पूछा था मुझसे। उन्होंने मुझे कहा मरूब करने के लिए हमने तो हजारों ऑपरेशन ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं, और तुम लोग जो है, मैंने कहा हम जो है ना, हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते। पाकिस्तान एयर फोर्स का जो है मतमा नजर वो होता है क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं होता। तो उसने मुझे ना एक ऑपरेशन डेमो के तौर पे, डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे करके दिखाया। वो पहली दफा फेल हो गया उसका। अच्छा। फिर मैंने उसे करके दिखाया, तो फिर वो कहता है वो नहीं नहीं। मैंने कहा लेकिन तुम वरी ना करो, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी चीज दिमाग से निकल सकती है, इसलिए परेशान ना हो तुम दोबारा से। तो ये बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू से ही ये जो है क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है और इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया किया जाए। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने देख लें आप सन 65 में भी ये अपना लोहा मनवाया, और उसके बाद 71 में भी ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज थोड़े थे, वहाँ हमारे खिलाफ बगावत भी थी, इसलिए वहाँ कुछ परेशानी हुई, लेकिन वहाँ जितने एयरफोर्स ने अपना रोल वहाँ भी प्ले किया। तो इस लिहाज से अभी भी आपने देखा 2019 में भी रोल एयरफोर्स ने अपना प्ले किया। और इस वक्त जो है, आज ही मैं डेली टेलीग्राफ का एक देख रहा था, उसने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ दिस एयर। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, तो जब पिछला प्रोग्राम आपके साथ किया बड़े नाराज़ थे आप हमारी फ़ौज के साथ, और जब ये इत्तला आपको मिली कि हमारे जो पायलट हैं उन्होंने वहाँ पे खलबली मचा दी और ख़ासकर जो कामरान है वो हीरो बन गया पाकिस्तान का इस वक़्त, तो जैसे ये खबर मिली तो फिर आपको सुकून पहुँचा कोई? हाँ, मैंने तो फिर अगले दिन नहीं, वो असल में आपके साथ जो प्रोग्राम किया ना, उसके बाद फिर मैंने एक उनकी तफसीली जो है डिटेल उसकी मालूम की, तो मुझे पता चला कि इन्होंने क्यों जो है ये इस तरह इनको डिले किया है या डिटेक्ट नहीं किया है। तो उसके बाद मैंने फिर अपना एक और प्रोग्राम किया था, मैंने आपको मैंने उसमें कहा था कि 2 दिन के अंदर जो है ये कुछ होने वाला है, या आज रात या कल रात। तो वो एक दिन छोड़ के अगले दिन हो गया। तो फिर मुझे ये पुरसुकून बात हो गई कि उन्होंने रिएक्शन जो है दिखा दिया है और सही डट के रिएक्शन किया। फिर उसके बाद आपने सुना होगा इनकी ब्रीफिंग भी दी थी, उसमें पूरी उन्होंने डिटेल दी कि इधर से जो है 40 एयरक्राफ्ट थे हमारे और उधर से 72 एयरक्राफ्ट थे, और किस तरह उनको कंडक्ट किया गया और किस तरह उनको मारा गया। हाँ जी। अच्छा, अमेरिका ने ये जो रोल अदा किया, ये बड़ा अहम सवाल है आपके लिए। पहले तो आपने सुना होगा नायब सदर के बयानात और थे
और अचानक ये एकदम तब्दीली वजह क्यों हुई? एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है कि जो काम पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहाँ पे किया, अगर खुदा न खास्ता ये इंडिया की एयरफोर्स हमारे साथ करती तो फिर भी इसी तरह जंग बंदी की विसल दी जाती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। असल बात ये है कि मेरी एक और सोच है। वो सोच ये है कि जो यहाँ इनका नायब सदर इंडिया में था, उसने उस वक्त उनको एनकरेज किया कि हाँ जी, आप ये जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और स्ट्राइक करें। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि ये दोनों का मामला हम नहीं जी चाहते। बुनियादी मेरा जहां तक मैंने एनालिसिस किया, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका जो है वो खुद ये चाहता था 3 चीजों को टेस्ट करना। एक, वो ये टेस्ट करना चाहता था कि जो अमेरिका ने उनको सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, और जो फ्रांस से उन्होंने इक्विपमेंट ली है, वो देखना चाहता था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो है इसके खिलाफ कितना मुअस्सर है। और दूसरी बात वो ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो J-10C या PL-15 जो लिए हैं मिसाइल, ये जो हैं ये फ्रांस के जो ये मेच्योर जो हैं सरफेस टू एयर या S-400 मिसाइल जो हैं, ये उनके खिलाफ कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, या जो इसमें राफेल में जो उनके लगे हुए हैं मेच्योर जो है वो BVR यानी बियॉन्ड वियर रेंज मिसाइल जो ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। तीसरा उनका पॉइंट जो था, उन्होंने ये चेक करना था कि जो इजराइल ने कोलैबोरेशन की हुई थी इंडिया के साथ, उनके वो ड्रोन वो भी टेस्ट करना चाहते थे कि ये ड्रोन पाकिस्तान के एयर डिफेंस में डिटेक्ट होते हैं या नहीं, या इनको हम जो है आसानी से छोटे छोटे टारगेट्स पे भेज सकते हैं। और चौथी चीज जो थी वो अमेरिका के ज़हन में, मेरा जो जाती आइडिया वो ये थी कि वो फिर ये देखना चाहते थे कि अगर इसमें हमारा एयर डिफेंस फेल हो जाता किसी तरीके से, फिर उन्होंने हमारी जो एटॉमिक फैसिलिटीज हैं, जो लेबोरेटरीज वगैरह या इधर, फिर उनको उन्होंने टारगेट करना था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें वो उनके सारे अहदाफ नाकाम हो गए, और इसीलिए फिर जो है ये बीच ट्रम्प फौरी तौर पे कूदा और उसने कहा जी कि नहीं, ये जो है एस्केलेशन ना करें। अगर सूरत हाल दूसरी तरह होती तो ये हमारी फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा के, हमारी एयर बेसिस को तबाह करके, ये फिर जाके कहीं सीज फायर करते और फिर ये हमारे साथ सौदा करते अपने हमारे एटॉमिक असासों का भी और चीजों का भी, जिस तरह वो ईरान के साथ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने वैसे दी थी कल खबर, लेकिन आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ। जैसे ही देखा कि बाजी पलट गई है और पाकिस्तान ने जिस तरह वहाँ पे तबाही मचा दी, और इंडिया खुद वहाँ पे, मैंने उनकी पार्लियामेंट में देखा है, वो रोना धोना शुरू किया हुआ उन्होंने, उनकी अवाम भी रो रही है। ये चीज़ भी शायद इन तक पहुँच गई थी कि पाकिस्तान अगर एटमी हमला करता है तो साथ इंडिया के किसी और मुल्क का भी लपेटा नाल लेने का प्रोग्राम बना हुआ था। ये जो है ना, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये डिपेंड करता था कि उनका जो है उसका रवैया क्या है, क्योंकि अब हमारे पास ये सबूत इतने इकट्ठे हो गए थे कि वो इसमें कोलैबोरेट कर रहा था, इससे कोई बैद नहीं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने वो मीटिंग का कॉल की थी। लेकिन वो क्योंकि उससे पहले ही सीज फायर हो गया और उस मीटिंग की और उसमें डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी थी। ये अगर वो कोई और हरकत करते तब, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है इर्द गिर्द सारे मुसलमान हैं, वहाँ मुसलमान ममालिक हैं, तो वो सिर्फ उस मुल्क का नुकसान नहीं था ना, साथ मुसलमान भी पिटे जाते, इसलिए वो बहुत कम चांसेस थे इसके। अच्छा मास्टर साहब, एक अभी जो चीज़ है बड़ी खतरनाक है, बड़ा खतरनाक सवाल है कि अब जो मेरा भी ख्याल है, कुछ लोगों से बात भी हुई है कि ये पाकिस्तान अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे जब बाहर से कुछ ना बन पड़ा। क्योंकि ये 3 मुल्क जो हैं, आप कहते रहे लोग इस वक़्त बड़े अमेरिका के बारे में बातें कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और इंडिया, ये 3 ममालिक, पहले दिन मैंने बताया था, ये मकारी के साथ चलते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे अब? हाँ, इसमें 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि जो अब इसमें अगर कामयाबी, अभी तक जो दहशतगर्दी है ना, इसमें ये इजाफा करेंगे।
अच्छा, दूसरी चीज जो है वो मुझे ये इस चीज की मुझे खुद नहीं समझ आई, मैं खुद इस चीज पे इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ कि अमेरिकन जो था ये फॉरेन उनका ऑफिसर जिसने किया है टेलीफोन, उसने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्यों बात की है, हाँ जबकि दूसरी तरफ इंडिया में उसने फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। बिल्कुल। ये इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत जो है इसको वो घास नहीं डालते। और ये अभी तक मुझे इस चीज का जवाब किसी जगह से नहीं मिल रहा है, मैं पता ही लगाने की नहीं, कोशिश मैं कर दे रहा हूँ देता कि हूँ आपको जवाब। हाँ 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 जी। हाँ, नहीं वो जवाब नहीं, ये हमें टेक्निकल जवाब चाहिए। वो सारी दुनिया को पता है जी, वो कहते हैं वो कोई का पहले भी एक ऑफिसर ने कहा जी हम तो जीएच की बात करते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं, हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है, वो मसला और है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों नहीं एहतजाज करते कि जी ये हुकूमत वाले कि जी आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उससे बात करें, आप क्यों जीएचक्यू से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है इसका होल्ड जो है ये बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पे, और ये जो सिलसिला है कि एक आयत से शुरू हुई है जंग और अमेरिका कहने पे बंद हो गई है, ये भी इस सवाल का भी जवाब ढूंढने वाला है। अच्छा, जो बात आपने ये कही कि हमारे वजीर दफा से या वजीर खारजा से बात नहीं करते, आपको भी पता किस तरह की वो गवर्नमेंट हमारी वहाँ वजूद में आई हुई है। और जब अपने मुल्क के लोग इज्जत ना करे, जब अपने मुल्क के लोग जो है वो वोट उनको ना दे, वो पार्लियामेंट पहुंचे हो, तो दूसरे ममालिक के लोगों ने क्या इज्जत करनी है। ये आपके भी मेरा ख्याल है इल्म में ये सब चीजें हैं। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन इससे जो है इस खास मौके पे, ऐसे मौकों पे ये मुल्क का इमेज बहुत ज्यादा खराब होता है बाहर के लोगों में, और हमारे जो फिर डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी इस चीज को फील करते होंगे जाहिर है। तो इसलिए ये हर हुकूमत के दौर में यही बात रही है। ये सारी मेरा ख्याल पार्टियां जो सियासी हैं इनको बैठ के ये एक मुआहदा करना चाहिए कि जी आइंदा के लिए हम जो है कोई भी मुल्क जो होगा उसको ये इजाजत नहीं देंगे कि वो उनके साथ बात करे, हमारे थ्रू ये जाएगा जहां जिनसे भी बात करेगा। अच्छा, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि अगर हमारे सियासतदान एकाकार ने ये चूंकि ये करते हैं कि जी अच्छा चार उसकी तरफ हो गए, चार उसकी तरफ हो गए, और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें सर करते हुए आपको भी ये पता फिर है कौन मकसद लोग की इनको नहीं इकट्ठा होना हाँ देते और क्या वजह हाँ है। अब मैं ये क्योंकि बाद में लोग हमारे चैनल पे एक दो बंदे आपके जर्मनी के ही ऐसे हैं जो इतराजात कर देते हैं, इसलिए ये पता सबको है कि हाँ गेम चले कौन सी है। आपको भी हाँ चले, नहीं ना करते, पता। हमने इस पर नहीं अच्छा तवज्जो चले, करते ये क्योंकि बताइए जो असल अब बात है, मोदी की सियासत बढ़ गई। नहीं, ये मोदी की सियासत जो, क्योंकि आज भी मैं जो है ना देखें इंडिया जो है उसने एक अपर एज लिया हुआ है, इसका भी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अगर हमारा पलड़ा भारी था हमने, और अपेरेंटली नजर भी आ रहा था, तो हमारे डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन ने उनको क्यों रिंग किया है। आज भी उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उनके तीनों जो है डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नेवी का भी, एयरफोर्स का भी और ये आर्मी का भी, उसने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जी हमने बड़ा सख्त एक्शन लिया और नुकसान भी पहुंचाया। उनमें अब ये जो आप कह रहे हैं ना, वो जो स्क्वाड्रन लीडर एक वो शहीद हुआ है बुलारी एयरबेस पे, उसका भी उन्होंने मेंशन किया कि जी हमने इसके ऊपर यहाँ अटैक किया था। इसका मतलब है कि वो अटैक कामयाब उनका रहा, तभी ये बंदा वहाँ शहीद हुआ है। तो इसका भी उन्होंने बताया जी हमने बुलारी एयरफोर्स पे भी अटैक किया और फ्रां जगह किया। अब कुछ चीजें ये होती हैं कि इनको ये इस चीज का भी अब हम जवाब देना चाहिए या किसी को पूछना चाहिए कि भाई अगर आपका पलड़ा भारी था तो फिर उनका डीजीएम मुझे उसको हमें रिंग करना चाहिए था, इनको नहीं था रिंग करना चाहिए कि जी हम सीज फायर चाहते हैं। अच्छा, अब ये खबर भी चला दी गई है साथ शहबाज शरीफ की और अमेरिकन सदर की तस्वीर लगा के कि अब ये नज़दीक आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात होगी। आप क्या समझते हैं? हाँ नहीं, ये तो खैर ज्यादा प्रोपेगेंडा भी है। नजदीक का मकसद ये है उसका कि उसने कहा जी कि अब मैं जो है इनका बैठ के कश्मीर के मसले का कोई ना कोई हल निकाल के दूंगा। और हल जो है ना मेरा ख्याल है वही जो हजरत राबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि भी अब इसका हल सिर्फ यही है कि जो उनके पास है उनके पास है, जो इधर है इधर है, और दोनों आजाद कर दें उनको, वो भी आजाद कर दें ये भी आजाद कर दें।
आपस में फिर जब ये अगर मिलना चाहे तो मिल लें। तो असल तो मसला ये है, अब सवाल ये है कि वो अगर ये करवा सकते हैं, इतने नजदीक आ गए हैं, तो क्या चाइना इजाजत देगा ऐसे किसी हल की कि जो उसके मफादात के खिलाफ हो? इसलिए ये मेरा ख्याल है कि ये इतना ज्यादा, ये ज्यादा प्रोपेगेंडा है, इतना ज्यादा करीब जो है, क्योंकि अब चाइना के ने जो एहसान इनके ऊपर किया है, या जो लोगों का अब रुझान चाइनीज इक्विपमेंट की तरफ हो गया है, मेरा ख्याल है कि अब वो इतना ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं रहेगा इस मसले के हल करने में अमेरिका का। चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अभी भी उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान का साथ देंगे। चाइना कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए बात साहब? नहीं, असल मसला यही मैं कह रहा हूँ कि चाइना जो है वो जाहिर है अमेरिका से, अगर हमें हमारे ऊपर या हमारी हुकूमत के ऊपर या शहबाज शरीफ या किसी को भी वो ये कहते हैं कि जी ये हल निकालो कश्मीर का, और वो अगर कश्मीर का हल जो है चाइना के मुफाद के खिलाफ हो, तो वो कभी भी नहीं वो हल होने देगा, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वो उधर हो सकता है उसको वो वीटो कर दे। तो इसलिए ये जो है ना, ये इन तीनों को बैठना पड़ेगा, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और चाइना, इन सारों ने अपने मुफादात देखने हैं। अच्छा, समझे ना? ये बताइए आखिर पे जो एक सवाल है, कोई दोबारा इंडिया सुना कि कोई बैड़ी बेड़ा लगा रहा है, कोई शिप लगा रहा है, कोई हमला करेगा आप दोबारा? मेरा ख्याल है कि ये मोदी जो है ना, इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह इसके चैनलों ने झूठ बोल बोल के उसकी रेपुटेशन खराब की है ना, वो जो है ना वो अब जख्म चाटने, और उसकी रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई है। उसके सारे सहाफ़ी भी और अवाम भी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी तनकीद कर रहा है। तो उसने अगर अगले इलेक्शनों में अपनी पोजीशन बनानी है तो उसने कोई ना कुछ छेड़ जरूर करनी है। और मेरा भी ये ख्याल है कि ये हो सकता है उन्होंने टाइम गेन करने के लिए ये ले लिया हो। इक्विपमेंट जो है हमारी कुछ टेस्ट मेरा भी यही ख्याल है, 2-4 महीने, हाँ 2-4 महीने में इसको हम जो है मजीद जो है फाइन करते हैं, उसके बाद वो फिर छेड़खानी करेंगे। तीनों ही मकार मुल्क है आज, हाँ नहीं, आज वैसे भी उनका डीएमओ भी कह रहा था जी कि 21 हमने टारगेट अपने जो है वो देखे थे, जिसमें दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे, तो उसमें से हमने अभी सिर्फ चंद पे जहां हमें उनकी प्रेजेंस का पता लगा है उन पे अटैक किया है। और इसके बाद जो है, चूंकि अभी कल रात भी जो है पाकिस्तान के जो है वायलेशन करता रहा है एलओसी की, और अगर आज रात वायलेशन हुई तो फिर हम जो है ना और एक्शन लेंगे, और जो मजीद ठिकाने जो अगर हैं उनके जो हैं जो रह गए हैं उन पे भी अटैक करेंगे। अच्छा, तो उनसे सब साथ ही रहिए, टाइम कम है। जो कामरान लड़का है, आप सबके इल्म में फैसलाबाद के इलाके से तल्लुक़ रखता है, और उसकी बहन ने एक पैगाम दिया है सोशल मीडिया पे कि मेरा भाई पाकिस्तानी है और उसका नाम सिर्फ वही लिया जाए, साथ मसीह लफ्ज़ ना लगाया जाए, क्योंकि हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी मसीह बरादरी के लिए लड़ रहे हैं, ना किसी फिरके के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कैसा पैगाम है? असल में बात यह है कि ये उसको इस चीज का पता नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप जब भर्ती होते हैं और उसमें जो आप फॉर्म फिल करते हैं या जो आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखाते हैं, तो चूंकि उसने मसीह साथ लिखाया हुआ होगा, इसलिए उसका सरकारी नाम वही रहेगा। क्योंकि मैं हमारे साथ भी लोग थे, वो भी थे और क्रिश्चियंस भी थे, कई लोग जो हैं ये इस चीज को पसंद करते हैं कि उसको उसके नाम के साथ मसीह लिखा जाए, ठीक है ना, और कई जो हैं वो नहीं पसंद करते। तो अगर तो उसने डॉक्यूमेंट्स में अपने में लिखा हुआ है तो फिर तो उसको, मेरा ख्याल है उसकी बहन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर उसने डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लिखा हुआ तो ये अपनी तरफ से तो नेक नीति से उसका नाम दे रहे हैं कि जी हमारी हम अकलीतों का बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन उसकी बहन का मुतालबा जो है वो ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि जाहिर है हर आदमी जो है, जैसे अब सिख हैं उनके इंडियन एयरफोर्स में जो है या जो वो सिंह खास लिखते हैं। अच्छा, एक सवाल लंबे होते जा रहे, प्रोग्राम बहुत कम टाइम है। आप एयरफोर्स में रहे हैं, वहां पे भी ये चीजें देखी जाती है कि ये मसीह है, ये अहमदी है, ये हिंदू है, इस चीज का बड़ा कोई देखते हैं आपस में, या उस वक्त आप एक फोर्स होती है?
नहीं, देखें मेरे साथ जो थे 3-4 हमारे ज़माने में मसीह जो थे, 2 तो मुसलमान हो गए थे। उन्होंने लड़कियों जो थी मुसलमान लड़कियों, उनसे शादियाँ करके वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है। एक का नाम जोसेफ था, वो यूसुफ बन गया, एक का नाम आइज़क था, वो इसहाक बन गया, वो बन गए थे। लेकिन एक और भी था लड़का, बच्ची था, वो क्रिश्चियन ही था और वो क्रिश्चियन ही रहा। मेरा एक कुलीग था, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस वक्त होता था, ठीक है ना। लेकिन ये उनके बारे में ये चीजें कम थी, लेकिन अहमदियों के बारे में जो है वो ज्यादा सेंसिटिव, वो उनको प्रमोशन में भी प्रॉब्लम आ जाती थी उनको। मुझे याद है मैंने 1-2 दफा उनकी वो तलावत की सुबह असेंबली में, उन्होंने मुझे मना कर दिया। लोगों ने जाकर कहा जी इसको नहीं तलावत करने देनी, ये जो है नॉन मुस्लिम है। तो मुझे उधर तलावत नहीं करने दी। और इसी तरह मुझे जो है और भी बहुत सारी चीजों से रोक दिया गया था। तो ये है बीच, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा बंदा किस सीट पे बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मौलवी हजरात या मौलवियात ज़हन वाले भी हैं। जो लोग जो हैं वो साफ ज़हन के या सेकुलर ज़हन के होते हैं, वो इस चीज को नहीं करने देते। मुझे याद है एक और हमारा डायरेक्टर था, उसने मुझे चुना किसी कोर्स के लिए, उसको बड़े लोगों ने कहा जी ये अहमदी इसको ना भेजो, उसका नहीं ये मेरिट पे आया, मैंने इसी को भेजना पाऊँ अहमदी को, जो फिर मैं इसलिए वो इंग्लैंड आया था कोर्स पे। अच्छा, मतलब ये कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ज़हन के लोगों के ज़हन होते हैं लोगों के, उसी के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ओके। नाज़रीन, मैं आखिर में से लंबा हो गया प्रोग्राम, ये कहूँगा कि कहीं भी हो हमें पाकिस्तानी बनना होगा। उसकी बहन का पैगाम भी बड़ा अच्छा है और जो अभी उन्होंने बताया वो भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब आपने लिखवाया हो तो फिर उसी नाम से पुकारा जाता है। मगर किसी भी जगह पे जब तक आप यहाँ पे यूरोप में देख लें ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे ममालिक में ये चीज़ें हैं और मैं ज़ाती तौर पर इनको नहीं पसंद करता, क्योंकि हमें पाकिस्तानी बनना होगा। किसी भी फ़िरके से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि आप के लिए ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। आप किसी भी, जिस तरह अभी उन्होंने सर ने बताया कि तिलावत से रोक दिया मुझे, किसी को किसी काम से रोक दिया, तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है। और तिलावत कोई भी करे खुशी की बात होती है वैसे तो, मुझे समझ नहीं आई। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़, एक साहब है हमारे साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात हैं, इसी पे इनसे कुछ सवालात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। पहला एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अब आराम से बैठ जाएगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सवाल पूछा सर। असल बात ये देखिए, ये जंग भी जो है इंडिया के रोकने का आपने सवाल किया, वो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। उनको सिर्फ एक ब्रेक लेना चाहिए था, क्योंकि डिफेंस सिस्टम उसका काफी कमजोर हो गया है और स्ट्रैटेजी भी उनके पास वो नहीं थी जो वो लेकर आए थे। तो इस वजह से 48 आवर्स उसने जो ब्रेक लिया है, ब्रेक के बाद वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी सर, ये बताइए कि जो मेरा ख्याल है कि अभी चंद दिन वो इंतजार करेगा और ब्रेक लेगा 1-2 दफा और उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई डालेगा, क्योंकि जो उनके हालात है इस वक्त, जितनी तबाही वहां पे मचाई गई है, पाकिस्तान के पायलट जो गए हैं, मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, इतनी जल्दी संभलने वाले तो नजर नहीं आ रहे। वो तो कह रहे कि आधे दिल्ली की या मेरा ख्याल है पूरे दिल्ली की बिजली भी नहीं आ रही अभी तक उनके पास। सर असल बात यह है, जंग जो है ना हथियारों से ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली और मजबूत दिल के साथ लड़ा जाता है। इसमें दो चीजें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो चीजें बोलना चाहता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब इंसान को ज्यादा गुरूर होने लगता है ना, तो वो हमेशा अपने मुंह ही गिर जाता है। रफाल है, रफाल है, रफाल होते हमारे मतलब है कि 2019 में हमारे पास रफाल होते तो शायद
ये दिन देखना ना पड़ता। अब मोदी शायद बोल गए कि अगर हमारे पास F-35 होते तो सर बात ये है, देखिए J-10C चाइना ने इसको स्पेशली डिजाइन ही राफेल के लिए किया था। जी, असल में ये इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है, इसका पस मंजर में अगर आप देखें ना जी, तो सर ये असल में ये जो लड़ाई है ये वेस्टर्न और चाइनीज टेक्नोलॉजी के बीच में भी है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। जी जी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पूरा इंडिया के पास थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास। पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे चाइनीज टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को पहचान दिया विद रशिया एज वेल, क्योंकि उनका जो एक डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह हो गया। S-400 which is the world most advanced air defense system। जी, अच्छा, एक यूनिट उसका भी तबाह हो गया जो $1.5 बिलियन का है। तो कहने का मकसद ये है कि सर जी, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो हर चीज के लिए जो है ना 10 साल पहले तैयारी करता है। क्योंकि चाइना को पता था कि मगरब, अमेरिका ये मुझे आराम से जीने नहीं देगा, क्योंकि उनके सामने एक दीवार अब मैं बन गया हूं। तो अब जाहिर तौर पर तो देखिए मतलब है कि यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई चाइना टेक्नोलॉजी ने बीट कर दिया वेस्टर्न और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को। लेकिन इसको कामयाब कराने में जो मेन रोल प्ले किया है वो पाकिस्तानी पायलट्स है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े हैं, लेकिन बस एक बात पे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि इनको पहले लड़ना चाहिए था। और ये सारा क्रेडिट सर मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ये जितना भी क्रेडिट है ये पाकिस्तान के एयर चीफ को जाता है, जहीर बाबर सिद्धू साहब को। अच्छा, यहाँ पे माजरत चाहता हूँ, सॉरी ब्रेक ले, एक बात बताइए, मेरे पास ये इतला है कि उन्हें अब कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का तो देखिए हिस्ट्री आप जरा देख ले, डॉक्टर AQ खान को देख ले, इमरान खान को देख ले, इससे पहले जो थे उन सब की जरा देख ले। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा काम करेगा वो पाकिस्तान को रास नहीं आएगा, मतलब पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर इनका इस्तीफा लेना इतना जहां अब ये टाइम के मुताबिक तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। लेकिन जब थोड़ा सा जंग मतलब है कि ठंडा हो जाएगा तो शरीफ फैमिली और उनके जो दूसरे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंदे को ये छोड़ दें। अगर छोड़ना होता तो इमरान खान को भी छोड़ दें। अच्छा, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जी, जरा मुख्तसर जवाब दीजिए, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। ये नवाज शरीफ दोबारा जिंदा हो गया जंग के दौरान, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस दुनिया में नहीं था, इसकी क्या वजह? ये तो पहले वो कह रहा था ना कि खलाई मखलूकात, मरियम नवाज, शोबाज और ये नवाज शरीफ, ये तो खलाई मखलूकात के पास गए थे ना। इसका मेन वजह यह है कि देखिए इंडिया के साथ इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है, स्पेशली मोदी के साथ इनका बाकायदा ये गुजरात में अडानी के साथ। हाँ जी, उनकी फैक्ट्रियां हैं वो बच गई हैं, इसीलिए तो दोबारा वो जिंदा हो गया ना। हाँ ना, वरना कोमा में पड़ा था। बहुत सर, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यकीन करें मैं वीडियोस देख रहा हूँ जब पाकिस्तान के पब्लिक में, तो कितना बहादुर, वहां पे मिसाइल गिरते हैं और ये जाके मिसाइल को पकड़ लेते हैं, ड्रोन गिरते हैं उसको पकड़ के मोटरसाइकिलों पे घर भगाते हैं। किस कौम के साथ इंडिया ने पंगा लिया है? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो लड़का है कामरान जो हीरो बन गया है, और आज मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग आके उसे बता रहे हैं ये फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारा भाई है। लेकिन अगर वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाएं जो तफरीक मज़हब के हिसाब से डाल दी गई है, और मुझे लग रहा है कि अनकरीब, क्या आज भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोग उस पर बहस कर रहे हैं, हम इस चीज़ से कब बाहर निकलेंगे कि एक पाकिस्तानी बन सके? देखिए सर, ये तो निकलना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा जहर फैलाया गया और ये जहर इन सबके खून में ऐसे पहुंचा दिया गया ना जो कभी अभी निकलेगा भी नहीं।
मैं अगर आपको इसकी शॉर्ट एक बात करना चाहता हूँ, फिर आपकी मतलब एक टाइम भी ज्यादा मैं नहीं लूंगा, लेकिन शॉर्टकट मैं आपको समझा दूं जी। एक होता है कौम, पाकिस्तान एक कौम नहीं है। इसके अंदर मतलब है कि हर तरह के लोगों को डिवाइड किया गया है। ये भी जिनकी पॉलिसी से सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ होती है कौमें। अब हमारे पड़ोस में देखिए ईरान, वो एक कौम है। वहां कोई शिया सुन्नी नहीं है, वहां पे कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं है, वहां पे सब ईरानी है। और रिजल्ट सबके सामने है कि पूरी दुनिया के साथ अकेले लड़ रहा है। पाकिस्तानी कौम है, अगर ये तफरों का ना होता ना सर जी, चलो वो तो क्रिश्चियन है, आप आपस में देख लें, आपस में एक दूसरे की क्या हाल कर लेते हैं। पिछले दिनों आपको अच्छी तरह याद है जो हमारे अहमदी मुस्लिम्स है, इन लोगों ने के साथ क्या नहीं किया था। अच्छा, आज मैं एक सोशल मीडिया पे चीज देख रहा था, आपने अहमदी मुस्लिम का नाम लिया, तो बहस कर रहे थे जी पाकिस्तान के आइन ने उन्हें काफिर करार दिया हुआ है, वो पाकिस्तान के मामला में दखल क्यों देते हैं, वो पाकिस्तान तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे इस्लाम है, वहाँ पे रात दिन अदल व इंसाफ के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। ये बैठे सोशल मीडिया पे जो लोग बहस करते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये चीजें तो नजर ही नहीं आ रही पाकिस्तान में। सर देखिए, मैंने आपको ये बात बताई, सारे बातें जितनी है ना ये मदरसों से निकलते हैं। स्पेशली मतलब है कि आजकल जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं ये तहरीक लबैक वाले हो गए। उसके बाद जो है ये कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाबी वगैरह सारे इन चीजों में बड़ा ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और यही लोग पे जाके अमेरिका में वो कुछ लोग गए थे, ये वहाबी थे मेरे ख्याल में, हाँ, कि सर जी ये तो हमें नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। तो ऊपर ऐसे नीचे से देखा तो बोलते हैं मुझे कौन सा जो ना बोलो ये ट्रम्प अहमद खान याजी कहते हैं, तो मुझे भी तो काफिर कहते हैं ना। तो ये इन लोगों की एक अपनी पॉलिसी है। ये पॉलिसी स्पेशली इसमें बहुत सारे ममालिक का रोल है, सऊदी अरेबिया का अपना है जी। चले, अच्छा अगला सवाल मेरा ले लें जरा, क्योंकि ये मोदी की सियासत आप क्या देख रहे हैं आप? सर मोदी का सियासत खत्म हो गया, मोदी खत्म हो गया। अब मोदी इसीलिए जंग लड़ेगा, अगर इंडिया जंग नहीं भी लड़ेगा तो मोदी ये जंग से लड़वाएगा, क्योंकि मोदी की सियासत खत्म हो गई। मोदी जो चूरन बेच रहा था ये पिछले 14-15 साल से, उनका सियासत खत्म। अमित शाह का खत्म, राजनाथ सिंह का खत्म। वजह इन लोगों ने बेतहाशा बड़े बड़े वेपन्स भी लिए थे, और वेपन्स में नो डाउट एवन S-400 राफेल सब बड़े बेहतरीन थे, लेकिन जिनके हाथों में इन लोगों ने दिया था, इन लोगों ने ही मोदी को डबो दिया। और मोदी को डबोने में सबसे बड़ा जो हाथ है ये सिखों का है, क्योंकि सिखों ने ये जंग सर नहीं लड़ी है और नहीं लड़ना चाहते हैं। ये मेरी बात लिख ले, अपने रिकॉर्ड में रखे, जो बता जाएगा आपको, फिर अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ एक बंदा तो मुझे बताया था कि वाकई इसी तरह था। तो सिख ये जंग सर नहीं लड़ रहे हैं, इसी वजह से सिखों के ऊपर इसने 5 बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे थे। ये खुद ही मारे इसने। तो मोदी का सियासत खत्म। जी 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 बिल्कुल, पृथ्वी मिसाइल है, उसके बाकायदा लैब टेस्ट हुए हैं, सबके पास ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है। ये इंडियन मिसाइल थे। और आपको पता है उसी रात, जिस रात इन लोगों ने ये सिख बिरादरी पे मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, उसी रात उन लोगों ने अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया था, ताकि सिख और अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये इंडिया के खिलाफ, सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन उनकी ये पॉलिसी बहुत ज्यादा नाकाम रही, और सबको पता है कि किसके वेपन्स है और किसके कहने पे चला रहे हैं। बल्कि जो इजरायलियन ड्रोन आए थे तो इनको ऑपरेट कौन करे थे? इंडियन थोड़े कर रहे थे, इजरायली नहीं कर रहे थे। जब सुबह अच्छा, ये मतलब है कि जंग हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, इसराइल, इंडिया और अमेरिका ये पाकिस्तान के मुखलिस कैसे हो सकती है? ये तो किसी मार की वजह से इस वक्त इन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी ब्रेक लेनी चाहते हैं, हर चीज जब इनकी फेल होगी तो अब ये दिमाग लड़ाएंगे कि क्या कौन सी नई गेम डाली जाए, शायद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब किए जाए। सर अगर आपको याद हो, तकरीबन इस फायरबंदी सीज फायर से पहले 24 घंटे पहले ट्रम्प साहब का यही बयान था कि भाई ये जाने और उनका जंग जाने, ये तो सबको पता है। तो फिर क्या मौत पड़ी, फिर क्या मौत पड़ी कि एकदम जी मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जब इंडिया का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया, इंडिया के फाइटर जेट्स कमजोर पड़ गए, और जो जमीनी फौज है इसमें इनको अंदाजा हो गया कि सिख नहीं लड़ रहे, सिख रेजिमेंट ने इनकार कर दिया है, तो मोदी किसी वजह से कमर टूट गई थी। आप ये देख ले, आपको न्यूज मुझसे शायद ज्यादा आपको देखते होंगे कि कितने सिख अफसरों को जगहों से हटा दी। दूसरी बात ये
ये ब्रेक इसलिए लेना जरूरी था कि ट्रम्प के जो इंटेलिजेंस है उसने इसको ये रिपोर्ट दिया था कि हो सकता है कल सुबह बहुत लोग सुबह का जो है ना सूरज ना देख सके। ये बात सर एटमिट ये जंग तक पहुंच गई थी। हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने ये ब्रेक भी की थी कि इंडिया के साथ एक और मुल्क का भी काम होने वाला था और इस जगह पे पहुंच चुकी है। अच्छा, ये उसको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए सारा कुछ किया गया। एक अहम बड़ा सवाल है इस वक्त और आखिरी समझे कि आप क्योंकि जानते हैं अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, गोलाबारी हो रही, तो दोनों तरफ से, तो जंग फिर इसका मतलब स्लो हुई है, बंद तो नहीं हुई। कोई ब्रेक किस तरह की इंडियन एयर चीफ का बयान, इंडियन एयर चीफ का बयान आज मैं सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई कोई सीज फायर नहीं हुई है, हमारे एयरफोर्स की तरफ से कोई सीज फायर नहीं है। वजह ये क्योंकि मोदी ने आज जैसे अपने चीफों के साथ मुलाकात करके, तो मोदी ने दोबारा ये बात कह दी कि भाई राजनाथ सिंह वगैरह उनको बोला कि आपका तो सियासत खत्म है, अभी ये अपने चीफों से बयान दिलवा दी कि कोई सीज फायर नहीं हुई है। मैंने बोला ये जो 48 आवर्स इनको मिले थे, कल तक टाइम है, कल 12 बजे तक। सर ये सिर्फ और सिर्फ इसको मजीद डिफेंस सिस्टम पहुंचाने हैं। इंडिया स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये इंडिया का आखिरी स्ट्राइक होगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जिस दुनिया में पाकिस्तान न हो उस दुनिया को तो रहना ही नहीं चाहिए। उस दुनिया का क्या फायदा जिसमें अच्छा, चाइना को पता है ये सारी गेम के। आई चाइना के शायद वजीर खारजा ने फोन इंडिया में भी किया कि ये ब्रेक रहनी चाहिए, और चाइना के कहने पे तो इंडिया नहीं चल रहा ना, अमेरिका या इसराइल के कहने पे चल रहा है। ये सर इंडिया मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल 100% झूठ बोल रही है। इसका मैं खुद आपको बता दूं, चाइना ने कोई फोन नहीं किया। चाइना ने तो ये कहा था कि ब्रेक नहीं लो। अच्छा, यही आपका टाइम है, आप इसमें कश्मीर भी ले सकते हो क्योंकि इंडिया कमजोर पड़ गया है, आप एडवांस करो। नहीं तो क्यों नहीं किया फिर यहाँ पे, ये बताइए मुझे। तो सर जी आपको पता है कि ये यहाँ का जो ये मिस्टर सुभाष चपड़ासी बैठा हुआ है और साथ में इनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, ये तो ये स्ट्राइक भी नहीं कर रहे थे सर। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वो तो वही साहब हैं जिन्होंने किया, और उनकी अब नौकरी खतरे में है। जिसने किया उसकी तो नौकरी खतरे में जा रही है। खैर ऐसे तो नहीं हो सकता सर, मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि और सोशल मीडिया पे ये खबर आउट हो चुकी है। जंग के बाद जो है ना इनको जेल भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हालात जंग में नहीं हो सकते क्योंकि इससे बेहतरीन जर्नल और दलेर जर्नल पाकिस्तान के पास दूसरा ही भी नहीं। ये जो स्ट्राइक हुआ है ये सिर्फ 2 जर्नलों की वजह से हुआ है, एयर चीफ का और ये जो DGI SPR है अहमद शरीफ, इन दोनों की वजह से हुआ है। बाकी जनरल आसिम का, शोबाज का, मरियम का, नवाज का, राना सनोला तो कह रहा था कि हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। आपने नवाज का नाम लिया, मेरी हंसी निकल गई कि उसका तो लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, वो अभी भी मतलब है कि बंकर में कोई छुपा हुआ था, वो फिल्म इंडिया का देख रहा था, रो रहा था कि यार अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो तो हम ये मूवीज कहाँ से देखेंगे। तो किसी ने बोला कि सर आजकल तो वैसे भी नेटफ्लिक्स पे मिल रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं बोलते हमारे फैक्ट्रियों का क्या होगा। अच्छा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है देख रहे हैं आप? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट है और जब तक मतलब है कि ये जो इनके इत्तेहादी है, PDM पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ वगैरह है, शहबाज, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अभी लोगों ने छोड़ दिया था। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे जनाब एक हमारे दोस्त, और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, खुल के बात की। ये जो बात मैंने बताई है कि एक साहब की नौकरी खतरे में, उनकी तस्वीर भी बोर्ड पे लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा। मगर जो सर ने एक बात कही, जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगा उसकी नौकरी खतरे में होगी। हमें तो ऐसे लोग नहीं चाहिए ना, जो वतन के लिए अपनी जान लड़ाएं, जो ईमानदार हों। और बड़े लोग ये सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं। मेरा फिर वही आखिर पे सबको मशवरा है कि पाकिस्तानी बनो, निकल आओ इससे। जो पहले मैंने प्रोग्राम किया था उससे मैंने बताया था कि उसका मकसद ये नहीं था कि वो कामरान मसीह नाम रहे, लेकिन वो कहता कि मसीह को प्रमोट ना करो, पाकिस्तानी नाम को प्रमोट करो कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं थोड़ा सा शायद उसमें अच्छी तरह समझा नहीं सका आपको।
लेकिन फ़ख्र है हमें ऐसे लोगों के ऊपर, मैं सलाम पेश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे।